क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पर आप लोग का स्वागत करता हूं। 22 जुलाई के एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच जो एग्जाम आवर में आपको आखिरी में करना होता है वो मैं यहां पर आप लोग के साथ में लाइव पेश करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग के लिए कोई सरप्राइज वहां पे ना हो। सारी चीजें हम लोग पहले देख चुके हो, समझ चुके हो। बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, रोज इसको जरूर किया करिए। और आप लोग कमेंट में आंसर जो किया करिए, मान लीजिए जैसा 8 क्वेश्चन है तो 8 में कितने सही हुए, ट्रस्ट मतलब सही से ऑनेस्टली बताया करिए प्लीज। ठीक, कोई डाउट है तो जरूर पूछिए। इसकी पीडीएफ और सुबह जो 6 बजे करंट अफेयर आता है उससे संबंधित इसमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो उसकी पीडीएफ भी और वाला वीडियो भी सुबह 6 बजे। और ये वाला वीडियो जो है आपको 10 बजे मिल जाता है। इसकी पीडीएफ भी 11-12 बजे तक मैं आप लोग को देता हूँ। ठीक, सिर्फ पीडीएफ दे देने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ मटेरियल से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैं आप लोगों को जो है सभी बच्चों के लिए एक समान क्या तैयारी कैसे क्या होनी चाहिए उसको इसको रोज करो। आप 10 मिनट का करीबन होता है, रोज इसको करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये एग्जामिनर तो कराएगा ही। ठीक, साथ ही साथ मैं आप लोग बता दूं, यूपीएससी यूपीपीसीएस 2023 का जो है कंप्लीट इंटीग्रेटेड हमारा प्रीलिम्स कम मेंस का जो है कोर्स चालू हो चुका है 20 जुलाई से। इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग जो है हमको टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं 9650347272 पर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, फिर इसके बाद आंसर्स जो है आखिरी में दे रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं एग्जाम में, कैसे हमें करना चाहिए। ठीक, काकरापार परमाणु संयंत्र के संबंध में सही कथन चुनें। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग काकरापार एटॉमिक प्लांट। ठीक, तो ये सिचुएटेड है तमिलनाडु में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ठीक, अब देखो हम लोग पहले मैं बता देता हूँ। हम लोग पहली चीज देखते हैं कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। दूसरी चीज पूछते हैं कि कोर क्या है क्वेश्चन का। ठीक, कोई एटॉमिक प्लांट है काकरापार, उससे संबंधित कोई स्टेटमेंट है। फिर हम एक एक स्टेटमेंट देखते हैं कि भैया वो सही है तो टिक का निशान बनाते हैं, गलत है तो गलत का निशान बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ भी पूछा उसको बाद में देखेंगे। और फिर नहीं पता है तो डैश बना देते हैं। फिर उसके हिसाब से मान लीजिए सही पूछा है तो अगर ये पहला स्टेटमेंट सही है तो हम लोग को ये देखना है कि ये वाला स्टेटमेंट ऑप्शन में होना चाहिए। तो अगर स्टेटमेंट सही है पहला वाला तो A1 ऑप्शन होना चाहिए आपका, वन स्टेट में होना चाहिए ऑप्शंस में। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये फिर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ये दो ऑप्शन कट गए। यही मैं कहता हूं कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप लोग कैसे दो ऑप्शन आपके कट जाते हैं। तो इस तरीके से कट गए। इसमें से मान लीजिए आपको दूसरा वाला नहीं श्योर है, तब भी सेकेंड रीडिंग में इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें से 50-50% चांस बचा हुआ है कि कोई एक आंसर सही है, तो ये वाले जरूर करने हैं। मेरी बात समझ में? मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि पहली रीडिंग में वो वाले क्वेश्चन करिए जो आपको 100% श्योर हो। सेकंड रीडिंग में आप वो वाले करिए जिसमें आपको दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए इस तरीके से, और दो ऑप्शन में से कोई आपको पता है कि एक ही आंसर है। ठीक, एक होगा आंसर, तो सेकंड रीडिंग में अलग करिए। तीसरी रीडिंग में वो वाले करिए जिसमें एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाए कि नहीं, तीन में से कोई आंसर होने वाला है। और चौथी रीडिंग अगर आप आता है, टाइम आ ही जाएगा, क्योंकि हम उस हिसाब से ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो टाइम आ जाएगा, नहीं तो अटके रहोगे। अगर आपको पहली रीडिंग में नहीं आता है कोई क्वेश्चन जो आपको पता है कि बिल्कुल भी मतलब जो है कोई डाउट आ रहा है, 100% श्योर नहीं हो, तो 5, 6, 10 मतलब 7-8 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा रुको, फिर अगले पे जंप कर जाओ। ठीक, फिर वहां पे देखो, वहां पे अटको में नहीं कि यार मैंने पढ़ा था, जज्बाती हो गए, वहीं पे रोने लग गए कि नहीं मैं इसका ही आंसर निकालूंगा। सिर्फ वही एक क्वेश्चन नहीं है, वैसे भी पूरे क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए 100 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, तो उसमें से आपको जो है 15-20 तो करने ही नहीं है मेरे भाई। समझ रहे हो? आपको जो है मैं ये समझता हूं कि 70 से लेके 85 क्वेश्चन तक जो इस समय ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से करने हैं। अब ये भी समझ लो एक चीज और, यूपीएससी में मान लीजिए 50% से कम जा रही है कट ऑफ, तो क्या सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करके आओगे? बहुत बड़ी भूल करोगे अगर ऐसा है। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए तो मैं 100 में 100 क्वेश्चन करके आ जाओगे, इस तरीके के जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई कह भी रहा है ना तो बिल्कुल समझना आपको जरूरी है। प्रैक्टिकली खुद इसको ट्राई करिए, क्वेश्चंस लगाइए, फिर आप समझिए, फिर देखिए। चाहे आपको कितनी भी आपको तगड़ा लगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो मेरा सही है, ठीक, 100 में से मान लीजिए आप 70 करके आए, लेकिन आप फिर देखोगे कि आपके 5, 6, 7 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। ठीक, तो आप सिर्फ 50 करके आ रहे हो ना कि ये सोच के कि मेरे सारे के सारे 100% सही हो जाएंगे, तो गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 70 से लेकर या 75 से लेकर 85 तक क्वेश्चन करने चाहिए। ये एक सेफ रेंज है कि चाहे कैसा ही पेपर हो, ठीक, आपकी एक्यूरेसी तो आपका इसमें कट ऑफ जो है प्रीलिम्स में जरूर पार हो जाएगा, जो कि मेन मोटिव है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है पहला क्वेश्चन का। देखो पहला स्टेटमेंट जो कहा गया था, पूछा गया है काकरापार संबंधित, तो ये क्या है, तमिलनाडु में है क्या? तमिलनाडु में, नाडु में है क्या? नहीं, तमिलनाडु में नहीं है, तमिलनाडु में कुंडनकुलम है। ठीक, तो काकरापार कहाँ पर है? आपको याद आ रहा होगा, सूरत में, मैंने सुबह बताया भी था, ये सूरत में है, गुजरात स्टेट में। ठीक, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया तो हमारे ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो ए और सी जो है आंसर यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो बी और डी में से बचा,
दूसरा को देखते हैं स्टेटमेंट, इट लाइज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ सूरत एंड तापी, जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्कुल सही है, तो सही वाला पूछा गया तो आंसर सिर्फ बी हो जाएगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कौन सा जो है इसमें से कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मैंने आप लोगों को सुबह बताया था। ये 6 बजे वाला वीडियो जरूर देखा करो, वो कंप्लीट मैं बता रहा हूँ, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, चाहे फैक्ट हो चाहे कॉन्सेप्ट हो, ठीक है ना, वो जड़ से लेकर फल तक पूरा जो है कंप्लीट जो है आपका करंट अफेयर की एनालिसिस है, उसको जरूर देखा करो। ठीक, जो कुछ बच रहा है देख रहे हो, उसमें मैं क्वेश्चन भी पूछता हूँ, आप लोग को अलग से एमसीक्यू भी करा रहा हूँ। बच क्या रहा है यार, रोज आपको बस वो करना है। ठीक, करना है। अगर करने का ही मन नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, फिर मैं तो जो कर रहा हूं वो तो मैं बेस्ट कर रहा हूं, आप लोग अपना देख लो क्या करना है। ठीक, कैसे क्या करना है खैर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो जी सैट मैंने आपको बताया कि सारे जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसमें आते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे। इन सैट वाले जो आते थे सीरीज, वो आपकी क्या है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होती हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती हैं, जो देखती हैं कि भाई साहब जो है अर्थ पे जो है कोई मान लीजिए पेड़ों को देख रही हैं, फिर वेदर फोरकास्टिंग कर रही हैं, फॉरेस्ट एरिया है कि लैंड डिफॉरेस्टेशन कहीं पे हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें। ठीक, वो ज़्यादातर जो है आपका पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जो है लॉन्च करी जाती हैं, तो वो भी एक चीज़ है। खैर, तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहली चीज हमने पकड़ ली कि इनकरेक्ट पूछा गया है, और कोर क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कोर है इसका। अब हम क्या करेंगे, हर स्टेटमेंट सामने आता है तो टिक, नहीं मतलब आता सही है तो टिक, गलत है तो क्रॉस, नहीं तो डैश। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या है, द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन ए फेस्ड मैनर फॉर होल सेल एंड रिटेल सेगमेंट। बिल्कुल जो है आपका यहाँ पर अगर आपको समझ में आ जाए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करे, क्या ये इम्प्लीमेंट करने वाली है इस करेंसी को, सेंट्रल बैंक इसके नाम में लिखा हुआ है। ठीक, अगर मान लो आपने नहीं पढ़ा तो ये पढ़ते समय एक एक शब्द को देखना है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि नहीं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आरबीआई करने वाला, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। और गलत यही पूछा गया, तो पहला स्टेटमेंट हमारे ऑप्शन में होना चाहिए, तो ए और सी आंसर होगा। इन दोनों ऑप्शन में से नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में 1 नहीं है, और 1 चूंकि गलत है और गलत ही पूछा गया इसलिए। CBDC is a digital or virtual currency but it is not comparable with private virtual currency और cryptocurrency। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, चूंकि यहाँ पर गलत स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ये ऑप्शन हमारे ऑप्शन में, ये स्टेटमेंट हमारे ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली 1, केवल 1। ठीक, गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट है चीता, और मेरे चीतों, देखो चीता के बारे में सही कथन चुने। तो देखो इंडिया और भारत और नामीबिया के चीतों ने, भारत और नामीबिया ने चीतों के पुनर्उत्पादन यानी कि रीइंट्रोडक्शन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बिल्कुल सही बात है। चीता विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, एकदम खरा सोना है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, चीता भी पीता है। ठीक है, अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, नमीबिया शेयर इट्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक, किस कंट्रियों के साथ में नमीबिया अपनी बॉर्डर को साझा करता है, सीमा को साझा करता है। तो मैंने बोट्सवाना तो सुबह पढ़ाया भी था कि वहाँ पे ओकावांगो स्वैम्प है, वहाँ पे कालाहारी डेजर्ट है, नमीबिया में नाबीब डेजर्ट है, बेंगोला कोल्ड करंट की वजह से हो गया है। ठीक, तो बोट्सवाना तो भैया शेयर करता है इसके साथ में। ठीक, तो बाकी लेकिन अंगोला के साथ में, जाम्बिया के साथ में करता है कि नहीं करता है। तो देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन में, चलिए मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो आंसर यहाँ पे डी है, एक्सप्लेनेशन में चल के दिखाता हूँ कि इसका मैप में यहाँ पे देखिए। ठीक, ये देखिए 5th क्वेश्चन का आंसर जो है डी है, नमीबिया हो गया, और देखो अंगोला से टच कर रहा है ना, जाम्बिया से भी कर रहा है। ठीक, बिल्कुल देख रहे हो, ये जो ऐसे जा रही है सूंड इसकी, जाम्बिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका से भी कर रहा है। तो इन तीनों का नाम दिया गया था, और इसकी विंड हॉक जो है आपका, हॉक जो है इसकी कैपिटल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने न्यायिक सहयोग में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है बेबी, तो वो है मालदीव्स। ठीक है, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, मालदीव के साथ में किया। इस तरीके का जो है समझौता ज्ञापन जुडिशियल कोऑपरेशन के लिए भारत ने 8 कंट्रियों के साथ में किया है। ठीक है,
Our next question is according to the recommendation of which commission, मतलब कमीशन किनके नाम पर है या फिर उस कमीशन के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने कहा है कि ओबीसी को 27% का राजनीतिक आरक्षण लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन चुनाव में दिया जाना चाहिए। ठीक, तो ये जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जयंत कुमार बंथिया कमीशन, और महाराष्ट्र में उन्होंने ये चीज़ जो है कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है कि जो स्थानीय स्वशासन चुनाव हैं उसमें ओबीसी को 27% का राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल ठीक है, कमीशन की बात मानी जाए और जल्द से जल्द ये वाले इलेक्शन कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज हु रिलीजेस द रिपोर्ट ऑन डिजिटल बैंक्स। तो देखिए ये आंसर इसका होगा नीति आयोग। नीति आयोग ने ही अभी जो है बताइए किसके साथ में मिलके इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निकाला है, सूचकांक भारत इनोवेशन नवाचार सूचकांक नीति आयोग ने किसके साथ में मिलकर निकाला है या किसी के साथ नहीं मिलकर निकाला है, क्या है बताइए। ये मैं एक्स्ट्रा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक, और डिजिटल बैंक के ऊपर रिपोर्ट भी किसने निकाली, नीति बैंक ने। उन्होंने बताया कि भैया लाइसेंस दो, 3 स्टेप में दो। पहले कुछ छोटे एरिया में वो लोग काम करके देखें, कुछ छोटे वैल्यू में कस्टमर में काम करें, फिर थोड़ा सा बीच का होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बीच का कुछ थोड़ा उनकी कैपेसिटी बढ़ा के देखो कि कर पा रहे हैं काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, और उसके बाद जो है फुल स्केल होना चाहिए डिजिटल बैंक। ठीक, डिजिटल बैंक पूरा डिजिटली काम करेगा। तो यहाँ पर जो है डी आंसर आपका होने वाला है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए, और मैं देखिए इसलिए मैं आप लोग से कह रहा हूँ एक्सप्लेनेशन जरूर, ये पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर जो जैसे बंथिया कमीशन है तो आपको समझ में आ गया कि ओबीसी की रिजर्वेशन महाराष्ट्र के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इलेक्शन के लिए है। लेकिन बाकियों का क्या, इंदिरा सोहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 27% का जो रिजर्वेशन है बैकवर्ड क्लासेस का वो दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ये चीज़, लेकिन क्रीमी लेयर जो है ओबीसी में उनको नहीं दिया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्रीमी लेयर में आज की तारीख में देखें तो 8 लाख से ज़्यादा इनकम वाले हाउस होल्ड जो है ओबीसी में, भले ही वो उस कम्युनिटी में आते हो, बट उनको ओबीसी के अंदर जो आरक्षण दिया जाता है शैक्षिक संस्थानों यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि सार्वजनिक जो आपका रोजगार है उसमें आरक्षण नहीं मिलता है ओबीसी के अंदर होते हुए भी, समुदाय के अंदर होते हुए अगर वो क्रीमी लेयर में आते हैं तो। ये केस था इंदिरा सोहाने केस। ठीक है, और इसके अलावा अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस था, ये क्या है कि इसने बोला था 93rd अमेंडमेंट एक्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सही है। तो देखिए ये भी जो है इसमें 93rd वाले में बोला गया था कि अगर एडवांसमेंट करना है, ठीक है ना, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स का, तो हमें जो है उनको एडेड या फिर अनएडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देना चाहिए। तो देखो जो अभी ये ओबीसी संबंधित कमेटी है, कमीशन है, उसके बारे में भी हमने बताया करंट अफेयर के बारे में, उससे संबंधित ओबीसी संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण केस जो है उसके बारे में भी बताया। और अशोक कुमार ठाकुर जो एक याला केस भी था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में भी बताया। ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली पीडीएफ। और यहाँ पर मैं चाहता तो सिर्फ पीडीएफ भी दे सकता, लेकिन अपना उद्देश्य वो नहीं है, खाना पूर्ति करने का, पूरी आप लोग की हेल्प हो। ठीक, शुरुआत से लेके जड़ से लेके फल तक, ये मेरा एक जो है स्लोगन है कि आपकी जड़ भी मजबूत होनी चाहिए और फल भी मीठा होना चाहिए। तो वो सारे काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, और जो है ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 9650347272 जो है हमारे पेड कोर्सेज के लिए आप जानकारी इससे ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।